No talk about the future, sustainability, or growth and development can be complete without energy. According to Deloitte's research article on energy, in future long run में ग्लोबली ऑयल डिमांड का रेट स्लो डाउन होते हुआ दिख रहा है। जहां साल 2023 में 1.6 मिलियन बैरल पर डे ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वही साल 2027 तक ये रिक्वायरमेंट सालाना 0.4 मिलियन बैरल पर डे तक घट चुकी होगी। ऑन अदर हैंड बायोफ्यूल्स की डिमांड भी 2022 से 2027 तक ऑलमोस्ट 44% से बढ़ चुकी होगी। तो साल 2030 तक ग्लोबल कार सेल्स में ईवी कार्स का शेयर ऑलमोस्ट 62% से 86% तक बढ़ चुका होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि आज दुनिया की सारी सुपर पावर सोलर एंड बैटरी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को ऑयल से रिप्लेस करना चाहती है? Let's talk about climate change. People are calling it the crisis of our time, and it is. Climate change. That word is everywhere at the moment. क्लाइमेट चेंज यह आज की कड़ी सच्चाई एंड सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया को अब ऑयल से रिन्यूएबल एनर्जी तक ट्रांजिशन करना ही होगा। इसी ट्रांजिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए दुनिया की कई कंट्रीज एग्रेसिवली न्यू एनर्जी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है। इसी कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण साल 2004 में ग्लोबली 800 गीगावाट तक होने वाली रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी साल 2014 तक बढ़कर 1560 गीगावाट होती है। तो साल 2018 तक यही कैपेसिटी बढ़ के 2378 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। लेकिन हम अगर इस टोटल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंट्री वाइज देखें तो इस टोटल पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी में से 728 गीगावाट पावर अकेला चाइना होल्ड करता है। तो इंडिया इसमें से अराउंड 118 गीगावाट पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। अभी जो आदमी इंडियन कॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझता हो, वो तुरंत समझ सकता है कि चाइना अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड को एशियन कंट्रीज में इंडिया के अगेंस्ट कैसे यूज कर सकता है। ऑन अदर हैंड वी कैन एक्सपेक्ट इंडिया टू ग्रो इट्स पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी to avoid future dependency on China. आज चाइना दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है, लेकिन कैसे? इसका जवाब समझने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट को इन डिटेल देखना होगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के मेन सोर्सेस सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइंस। तो मोबिलिटी के लिए इस एनर्जी का मेन स्टोरेज मीडियम है बैटरी सेल्स, और इन्हीं तीन प्रोडक्ट सोलर पैनल, विंड टर्बाइन एंड बैटरी सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर एंड ग्रेफाइट जैसे अर्थ मिनरल्स पर हेवीली डिपेंड होती है। Now if you look at lithium, which is important material for battery cells, ऑस्ट्रेलिया एंड चिली ये दो कंट्रीज है जिनमें सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इन दोनों देशों का सारा लिथियम चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका रीजन है ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी टैलिसन लिथियम एंड चिलीज माइनिंग कंपनी एसक्यूएम, इन दोनों में होने वाला चाइनीज कंपनी तिनाकी लिथियम का मेजोरिटी स्टेक। एंड दिस इज द रीजन चाइना अकेले दुनिया के 70% ऑफ लिथियम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा चाइना वर्ल्ड के 73% लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन खुद करता है, जिसके बाद सेकंड नंबर पर 12% के साथ है यूएसए। इन नंबर से हम समझ सकते हैं कि हाउ चाइना इज डोमिनेटिंग द ग्लोबल ईवी मार्केट। लिथियम के बाद बैटरी सेल्स में दूसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल है कोबाल्ट, जो मेनली कॉन्गो, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड क्यूबा इन देशों में पाया जाता है। कॉन्गो माइंस में अराउंड 50% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। एंड अगेन इन माइनिंग कंपनीज में भी चाइना अराउंड 80% का स्टॉक होल्ड करता है। तो इसके बाद थर्ड मटेरियल है ग्रेफाइट, जिसका वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर चाइना खुद है। इन सारे मटेरियल के प्रोडक्शन एंड सप्लाई पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के कारण चाइना आज रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। नाउ वी हैव सीन होल स्टोरी अबाउट चाइना, कैसे चाइना एनर्जी सेक्टर में रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें इंडिया, चाइना इन जैसी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज एक या दो रातों में तो नहीं कर सकती। दरअसल चाइना में इसकी शुरुआत होती है साल 1990 में। साल 1990 में चाइनीज गवर्नमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स डिक्लेयर करती है, जिसके कारण कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी अब चाइना में डायरेक्ट माइनिंग और प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को किसी चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में माइनिंग के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन इसके लिए इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन से कुछ स्पेशल क्लियरेंस दिया जाता है, और इन कंपनीज को चाइना से मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से एक स्पेसिफिक कोटा भी तय किया जाता। इसके अलावा चाइना कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है जिसके चलते वो रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को कम कर उनसे बनने वाले हाई वैल्यू डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर चिप्स, इनके एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है।
अब इन सारी चाइनीज पॉलिसी से हम समझ सकते हैं कि चाइना 90s के डिकेड में ही रेयर अर्थ मिनरल्स का इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करके कैसे वर्ल्ड वाइड सारे मिनरल्स का प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, जिसके कारण साल 2020 में अकेला चाइना वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऑलमोस्ट 58% ऑफ प्रोडक्शन खुद करता है। साल 2021 में कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण चाइना और यूएसए में ट्रेड वॉर की शुरुआत होती है, जिसके चलते चाइना यूएसए में एक्सपोर्ट होने वाले अराउंड 17 मिनरल्स पर हेवी टैक्सेस इम्पोज कर देता है, जिसके वजह से अमेरिका की एनर्जी एंड ईवी सेक्टर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इंडिया भी आज इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है, लेकिन इसी ओवर डिपेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए साल 2020 में इंडिया एक जॉइंट वेंचर काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया में होने वाली लिथियम एंड कोबाल्ट माइनिंग की एक्विजिशन स्टार्ट करता है। तो इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट होने वाले मिनरल्स एंड उनसे बनने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट पर 25% से 40% तक की ड्यूटी इंपोज कर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में कम्पिटिटिव बनाने के लिए एनकरेज करती है। आज चाइना एनर्जी प्रोडक्शन, सप्लाई एंड एक्सपोर्ट में जरूर इंडिया से कहीं आगे चल रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट कुछ सालों में एनर्जी सेक्टर में क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करती है और चाइना को इस सेक्टर में कैसे टैकल करती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।